इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। जी हां, हार पर रार मध्य प्रदेश की सभी 16 नगर निगमों के चुनाव नतीजे अब सामने आ चुके हैं। सभी पार्टियों के दावों और वादों को मतदाताओं ने कितनी गंभीरता से लिया, ये नतीजों से स्पष्ट हो गया है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव परिणाम के साथ ही अब मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है। भाजपा कांग्रेस दोनों जीत का जश्न तो मना रही हैं, पर कहीं कहीं हार का मलाल भी साफ देखा जा रहा है। कहीं किसी की जीत तो कहीं किसी की हार हुई है। भाजपा ने 347 निकायों में से 256 यानी कि सक्सेस रेट के हिसाब से 74% बढ़त बनाई है, पर 7 बड़े शहरों में हार ने इस उत्साह को थोड़ा फीका जरूर कर दिया है। कांग्रेस की अगर बात की जाए 58 निकाय में बढ़त ली है। इसका सक्सेस रेट अगर निकाला जाए तो 18% होता है। कई जगह दोनों पार्टियों के पास बराबर पार्षद हैं या 1-2 का अंतर है। ऐसे में किंग मेकर बनाने में निर्दलीयों की भी भूमिका अहम हो सकती है। बीजेपी का कभी प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों पर कब्जा था, यानी कि क्लीन स्वीप था। इन चुनावों में से उसे 7 नगर निगम खोने पड़ गए। 2 नगर निगम में छोटे अंतर से जीत मिली। यही वजह है कि नतीजों ने बीजेपी सरकार और संगठन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस खेमे में थोड़ा संतोष नजर आ रहा है। तो कहीं हार कहीं जीत के साथ हार पर रार बरकरार है और इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन चर्चा से पहले आइए आपको कुछ प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। जाना नहीं चाहता क्योंकि घोषित हुआ है हमारे, मैं हार स्वीकार करता हूं। बिल्कुल हम तैयारी करेंगे, हम डट के तैयारी करेंगे, बड़ी उत्साह के साथ तैयारी करेंगे। हमारे नगर पालिका और नगर परिषद में इनके पुलिस पैसा और दबाव के बावजूद हम जीते। मुझे कोई शक नहीं, जनता ने तय कर लिया, बदलाव के लिए जनता ने तय कर लिया। कोई कमजोरी रही तो स्वीकार है ना, उस कमजोरी को ठीक करेंगे। आगामी समय में ये तो लिटमस टेस्ट था जी, कहां पर कौन सा कलर बदलता है और कैसे बदल जाता है, ये अब हमको ध्यान में आ गया ना। सब चीजें ठीक करेंगे। संगठन में जहां जो करना है, अगर संगठन में कोई लग रहा होगा कहीं दुरुस्त करना है तो उसको भी दुरुस्त करेंगे। तो मंथन जारी है, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, और जो नई पार्टी सब मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिमंडल में नजर आ रही है, परिदृश्य में नजर आ रही है, उन पर भी चर्चा और मंथन करना बेहद जरूरी है। और आइए इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तमाम हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए स्टूडियो में। एक परिचय मैं आपका करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो से प्रकाश व्यास जी, चीफ एडिटर मध्य प्रदेश। सर बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही जुड़ रहे हैं अरुण सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार है। सर बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। और साथ ही जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार जी। सर बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। और फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोकेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर बहुत स्वागत है आपका। आवाज पहुंच रही है आप तक? जी नमस्कार। तो तमाम मंथनों में, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने लंबे अरसे तक देखा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति किस तरीके से चली, जहां पर हम बात करें अगर 2014-15 की, तो वही अब 7 सालों बाद जिस प्रकार से बीजेपी का ग्राफ घटा है उस पर मंथन जरूर हो रहा है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की भी हमने बातचीत सुनी है। शुरुआत में करना चाहूंगी, हमारे साथ अरुण सक्सेना जी हैं। अरुण सक्सेना जी, किस तरीके से देखते हैं इस बॉडी लैंग्वेज को? लिटमस टेस्ट था। देखिए, लिटमस टेस्ट है कहीं ना कहीं। जो केमिस्ट्री की भाषा में वीडी शर्मा जी ने बात की है, तो उत्साह में वहां दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जितनी चीज खोई है वहाँ फिल्टर लगाना उन्हें भी जरूरी है। जहाँ एक और मंजे हुए नेता के रूप में जो कमलनाथ जी ने बाइट दी है, आपने हमें सुनवाया आपके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल के माध्यम से, तो उन्होंने हार स्वीकार करी। लेकिन अति उत्साह आज भी यहाँ वीडी शर्मा जी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये अति उत्साह 2018 की तरफ यदि हम जाएं तो 171 की जो पहली सूची आई थी उसमें शिवराज जी ने जो टिकट बांटे थे और उसके कारण उनको सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। तो हार पर रार तो खैर चलती रहेगी। अभी कुल मिला के मध्य प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं, आगामी जो वर्ष आ रहा है वहां पर चुनावी वर्ष कहलाया जाएगा, तो फिर कहीं पीछे ना मुड़ना पड़े, ये सब चीजों का आकलन भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। बिल्कुल आकलन करना चाहिए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज पर भी कहीं ना कहीं नजर दौड़ाना जरूरी है। और आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि किस तरीके से वो लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो जब टीम उतरती है क्रिकेट की, तो कहीं ना कहीं कप्तान को पता होता है कि मैंने किन किन खिलाड़ियों को उतारा है, वो और जाकर मैदान पे क्या करने वाले हैं। तो कहीं अंदाजा तो जरूर रहा होगा। व्यास सर क्या कहेंगे इस अंदाजे से लेकर? क्या वाकई जिन जिन प्रत्याशियों के उतारने की जो अनुमान लगाया गया था उतना ही खरा उतरे हैं, या फिर किस तरीके से इस पूरे परिदृश्य को आप देख पा रहे हैं? निकाय चुनाव में जहां तक मैं समझता हूं, यदि जो बीजेपी की परंपरागत तरीका था जी, कि सर्वे के बाद लोगों से, वहां के कार्यकर्ताओं से पूछा जाए कि महापौर प्रत्याशी कौन होगा, पार्षद प्रत्याशी कौन होगा, उस पे ढंग से इस बार कार्य नहीं किया गया बीजेपी के द्वारा। बीजेपी के नेताओं पर
केंद्र के नेताओं का, बड़े मंत्रियों का दबाव था अपने लोगों को टिकट देने का। इसलिए ये परेशानी है कि बहुत से जो है असंतुष्ट हो गए और निर्दलीय खड़े हुए, और बहुत से जो है कम वोटों से इसलिए आ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उनमें कांग्रेस को या दूसरी चीज़ों को सपोर्ट करा है। तो ये परेशानी तो है, और इस पे हार का रार बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, और ये रार नहीं है, देखा जाए तो ये हाहाकार होना चाहिए बीजेपी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हाहाकार जरूर है, और जिस तरीके से दबी जुबान से ये बात की जा रही है और जश्न का माहौल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक ग्लानि भी है कि अगर जिस तरीके से हमें मंथन करना था, जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन करना था, शायद कहीं कोई कमी रह गई। हमारे साथ शिव कुमार जी, शिव कुमार सर, आपका आकलन क्या कहता है, विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, जैसा आपने कहा भी कि बॉडी लैंग्वेज से स्पष्ट हो रहा था, तो और दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि हम मंथन करेंगे। तो ये हर चुनाव के बाद कहा जाता है, लेकिन मंथन वास्तव में कितना वास्तविक होता है, इससे आगे की तैयारी का पता चलता है। भारतीय जनता पार्टी को तो गहन मंथन करने की ज़रूरत है निश्चित रूप से, क्योंकि पिछले 2015 के चुनाव की तुलना में नगर निगम में उसको बड़ा सेटबैक लगा है जी। खुशी की बात है उनके लिए, जिस पर वो अपने विजय के झंडे बहुत ऊंचे लहरा रहे हैं, वो नगर पालिका और नगर परिषदों में जो सफलता है। लेकिन इसमें एक बात उन्हें देखना होगी। पहली बात तो नगर निगम के मामले में ये जांचना होगा कि आखिर प्रत्याशी चयन में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि पार्षदों के स्तर पर पार्टी ने सफलता अर्जित की है, लेकिन महापौर के उम्मीदवार चयन में कहीं ना कहीं ये महसूस पार्टी भी करती है कि कहीं कोई थोड़ा सा उसमें कमजोरी रही है, कुछ गड़बड़ हुई है। जहाँ तक नगर पालिका और नगर परिषदों की बात है, तो वहाँ भी सफलता का प्रतिशत बहुत है, लेकिन फिर भी खतरे की घंटी ये है कि बहुत जगह बहुत मार्जिन से जीत हुई है जी। दूसरे कई जगह जहां कांग्रेस का संगठन नहीं है, ढांचा नहीं है, शून्य की स्थिति में थी, वहां उसके कई लोग अगर जीत कर आ रहे हैं कुछ लोग, तो ये निश्चित रूप से पार्टी भाजपा के प्रत्याशियों के प्रति कहीं ना कहीं असंतोष पर मोहर लग रही है। तो एक और तीसरी बात जो इस चुनाव में एक बहुत गौरतलब बात है कि जहां मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम था, वहाँ कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की बजाय तीसरी पार्टी, हम लोग अभी देख रहे हैं कि आप और ओवैसी की पार्टी ने काफ़ी जगह अपने उम्मीदवार जिताए हैं। लगभग 3 दर्जन जगहों से सूचना है कि आपके उम्मीदवार चुनकर आए हैं। तो ये एक बात है, और दूसरी बात ये ध्यान में रखना होगी कि निर्दलीय प्रत्याशी जिस बड़ी तादाद में जीते हैं, और सूचनाएं ये हैं कि लगभग 100 नगर निकायों में वो सरकार बनाने के लिए दांव उनके हाथ में है। तो ये स्थिति है, इससे ये आकलन तो करना ही पड़ेगा कि आखिर ये असंतोष वो किसी भी स्तर तक है, किसी भी हद तक है, विधानसभा चुनाव में उस पर कितना प्रभाव डालेगा जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जो चुनाव है शहर सरकार का चुनाव था, जनता से मुखातिब जो चेहरा है, जो व्यक्ति है, जो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता है, कहीं ना कहीं उनको तो चुना गया है। लेकिन जो ऊपर से, जिसे हम कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भाषा में कहते हैं कि पैराशूट लैंडिंग करा दी जाती है, या फिर उस तरीके से जो नेतृत्व है वो चयन कर लेता है, वहां कहीं ना कहीं नकार का सामना करना पड़ा। हमारे साथ लोकेन सर भी, उनका भी मैं एक बार विश्लेषण जान लेती हूँ। लोकेन सर, आपका विश्लेषण क्या कहता है इन चुनावों के नतीजे के बाद? जी मैडम, जी सर। नरसिंहगढ़ नगर पालिका है, जिले की एक छोटी सी नगर पालिका है, 15 वार्ड हैं यहाँ पर कांग्रेस ने 9 सीटों पर विजय हासिल की है, और 4 सीटों पर बीजेपी ने जीती है, और एक आपका उम्मीदवार है, एक निर्दलीय उम्मीदवार है जी। और दूसरा बात, यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा था, हमारे यहाँ पिछले 2 बार परिषद जो है वो भाजपा की रही है, और भ्रष्टाचार, हेलो जी 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 सर, बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। भ्रष्टाचार जो है वो प्रमुख मुद्दा यहाँ पर रहा है। हमारे यहाँ पे पिछले जो परिषद थी भाजपा की, उसने जो है वो जलकर 200 रुपए प्रति माह और 50 रुपए पेनल्टी, वो भी एक बड़ा मुद्दा भाजपा के लिए विरुद्ध साबित हुआ। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे, जी जी व्यास सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो, लोकेन जी, प्रकाश व्यास बोल रहा हूँ। हेलो, लोकेन जी, प्रकाश व्यास बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए सर। एक प्रश्न मेरा ये था कि आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा में इसका प्रभाव नरसिंहगढ़ या राजगढ़ जिले पे पड़ेगा? आपकी आवाज कम आ रही है सर। मैं ये पूछ रहा हूँ,
इन चुनाव परिणाम से क्या आगामी विधानसभा पर इसका प्रभाव पड़ेगा राजगढ़ जिले में? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से ये जो नगर परिषद जो अभी नई बैठेगी लगभग कांग्रेस की तय मानी जा रही है, ये विधानसभा चुनाव पे भी असर करेगी निश्चित रूप से। जी धन्यवाद। बिल्कुल, तो 2023 जो सत्ता का सेमीफाइनल इस चुनावों को देखा जा रहा था और कहीं ना कहीं जो समीकरण बिगड़े हैं उनका दोनों ही पार्टियों पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर सरसरी निगाह से अरुण जी देखा जाए तो भाजपा को खामियाजा ज्यादा इसका मिल सकता है और मिल भी रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि एक ऑक्सीजन तो मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कमलनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा था कि जैसे सत्ता संगठन और हर समय चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी को फॉलो करना बेहद जरूरी है कि अगर आप किसी के को अगर फॉलो कर रहे हैं, किसी की तरह चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि वो किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। तो आप देखिए, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए कहा जा रहा था कि क्यों गली मोहल्लों में पहुंचकर छोटे छोटे पार्षदों के लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, उसका नतीजा तो मिला, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिली है। बिल्कुल सुनीता जी, बिल्कुल सच बात है। अमूमन माना यही जाता है कि मरते को यदि ऑक्सीजन मिल रही है या उसको तत्काल कोई फर्स्ट एड मिल जाता है तो वो सरवाइव कर जाता है। तो यहाँ सारी की सारी यदि एक तरह से देखी जाए तो ये जो बड़े नेता हैं उनकी जो भर्रासाई है या जो छोटे नेता जो डंडे और झंडे उठाने वाले लोग हैं उन पर यदि नजरें इनायत नहीं की जा रही है तो निश्चित रूप से एक बड़ा खामियाजा। मैंने एक उदाहरण दिया था 2018 के चुनावों का, वहीं आज बात कर लें तो मायका, ससुराल और यानी कि बात कर लें मुरैना की, बात कर लें कटनी की और जबलपुर की, यहां किस तरह से टिकट वितरण हुआ और कितनी जगह वीडी शर्मा जी इन तीनों जगह में से सीट जीता पाए, एक बड़ा सवाल है उनके लिए। यहां मंथन करना भारतीय जनता पार्टी को बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ आपने मुझसे यहाँ प्रतिक्रिया चाहिए थी, तो उसके अनुसार देखा जाए तो निश्चित रूप से मंथन, अभी मेरे साथी पत्रकार बंधु ने कहा है कि मंथन दोनों पार्टी करती है, लेकिन मंथन करने का एक आकलन भी, एक पैरामीटर भी तय करें। मंथन करने के बाद उसको जमीनी स्तर पर पन्ना, बूथ पन्ना प्रभारी बना दिए, मतगणना एजेंट बना दिए, लेकिन क्या उस समय उनकी सिचुएशन बनी, उनके जो आकलन निकल कर आए, नीचे से क्या नाम निकल कर आए, उन पे पूरा वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी ने आकलन किया या नहीं किया, ये उनको सोचने का विषय है। लेकिन कांग्रेस की जहां अब तक बात कर रही है कि उनको ऑक्सीजन मिली है, निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस जो मृत प्राय से यहाँ मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही थी, और खासकर जो ग्वालियर राजघराने के सिंधिया जी ने जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और सरकार बनवाई थी, तो उसके बाद कांग्रेस यहाँ विपक्ष एक शून्य हो गया था। लेकिन आज जो बूस्टर डोज यहाँ मिला है, उससे यदि कांग्रेस मजबूत होती है तो 2023 के चुनाव में उस पर बड़ा सा प्रभाव यहाँ पड़ने वाला है। बिल्कुल प्रभाव पड़ने वाला है, और यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कहते आए, भले वो जिस सभा में जाए, जिस रैली में जाए, कि एक एक वोट बहुत कीमती है। अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने का वो काम कर रहे थे, लगातार रैलियां कर रहे थे, लेकिन रैलियों का असर कितना हो पाया, क्या जनता उनके? जी सर। जी, और यदि अभी साथी जो नरसिंहगढ़ से जुड़े हुए थे वहां की भी बात कर लें, वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, राज्यवर्धन सिंह महल से आते हैं, लेकिन उनके खुद के वार्ड से वहां भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से वो अकेली जगह नहीं है, राजगढ़ जिले में कई जगह ऐसा हुआ जहां सत्ता पक्ष के विधायक हैं, लेकिन उनके खुद के गृह वार्ड से जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हार मिली है। बिल्कुल, हार का जो आंकड़ा है वो भी कहीं ना कहीं बैरसिया देख लीजिए, 6-7 वोटों का अंतर। बहुत ऐसी जगह है जहां पर बहुत माइनर अंतर से हार और जीत का फैसला हुआ है। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को, और खासकर कांग्रेस, बीजेपी, और सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए मंथन ज्यादा जरूरी है। प्रकाश जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से अगर बात करें जो विंध्य चंबल सबसे ज्यादा फोकस इस पे रहा है, क्योंकि तमाम दिग्गजों का अगर वहां पर हम देखें साग दाव पर लगी, शुरू से कहा जा रहा था, चाहे तोमर जी हो, चाहे बात कर ली जाए सिंधिया जी की, या फिर वीडी शर्मा जी को तो हम लगातार सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, बहुत करारी शिकस्त मानी जाए, क्योंकि अगर अपना ही ग्रह आप नहीं बचा पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर जवाबदेही बहुत बड़ी हो जाती है। वीडी शर्मा जी की जो जिम्मेदारी थी संगठन के प्रधान होने के नाते, तो उन्होंने आरएसएस ने जो उनको रिकमेंड किया, आरएसएस ने जो उनको रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पे उन्होंने टिकट वितरण कराया। आप देखें 50% के आसपास जो टिकट हैं वो आरएसएस के सदस्य को दिए गए, और वहीं पर जो है ज़्यादा हार देखने को मिली है। उन कार्यकर्ताओं को के नाते जिनको टिकट दिए गए थे वहाँ बीजेपी जीती है, लेकिन बीजेपी के सामने अब 3 बड़ी चुनौती इन चुनावों के बाद निकल कर आई है।
सबसे बड़ी चुनौती ये कि जो है आपस में, जो किसी जमाने में कांग्रेस में देखा जाता था गुटबाजी, बड़े नेताओं का आपस में एक दूसरे के प्रति रार होना, वो बीजेपी में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर विशेषकर यहाँ भी 2-3 बड़े नेता हो गए हैं जो अपनी छवि चमकाना चाहते हैं। उनको पार्टी से या आरएसएस संगठन से के दिशा निर्देशों से कोई मतलब नहीं रहता है। दूसरी चुनौती उनकी ये हुई कि कांग्रेस को फिर से ऑक्सीजन मिली है और कांग्रेस में वो दूरी बनी हुई जो थी संगठन के अंदर, वो कम से कम इस चुनाव में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह या बाकी और भी बड़े नेता हैं, उन्होंने कंधे से कंधे मिला के काम किया, जिसका परिणाम खासकर जिसने आपने बताया चंबल में, विंध्य प्रदेश में देखने को मिला है कि उनके पक्ष में परिणाम आए हैं। तीसरी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए कि अभी तक सर ने जैसे बताया था कि 2 ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस प्रदेश में सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का उदय ये कम नहीं है। कम से कम आम आदमी पार्टी के 18 पार्षद यहाँ से चुने गए, जिसमें से एक महापौर भी शामिल है और निर्दलीय महापौर भी चुन के आए हैं, जो आने वाले समय में हो सकता है बीजेपी के साथ जुड़ जाए। लेकिन ये चुनौती बहुत ही बड़ी है, इनका समीक्षा करना पड़ेगी, इसका आत्ममंथन करना पड़ेगा, संगठन पे फिर से काम करना पड़ेगा और कांग्रेस एक बड़ी चुनौती बन के विधानसभा में आएगी। इसके लिए इनको तैयारी भी करना पड़ेगी। बिल्कुल तैयारी जरूर करनी होगी और जिस तरीके से जनता ने विश्वास अब कांग्रेस पर एक बार फिर जताया है, उसको लेकर अब उनको भी आगे एक रणनीति तय करनी होगी। किस रणनीति के आधार पर 2023 के चुनावों में वो अपने संगठन के साथ आगे बढ़ती है और किस तरीके से आगे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, जो कि एक नया मुकाम हासिल करती नजर आई है, महापौर पद हासिल कर लिया है। यहाँ पर शिव कुमार जी, आपसे सवाल मेरा ये कि जिस तरीके से सिंगरौली का चुनाव बहुत चर्चा में रहा, सिंगरौली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की घुसपैठ हुई है और आम आदमी पार्टी के जो समन्वयक हैं सीएम केजरीवाल जब पहुंचे, एक दौरा करने के बाद कहीं ना कहीं देखिए आप दोनों ही पार्टियों को चारों खाने चित्त कर दिया है। रानी अग्रवाल जीती वहां पर, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस का विकल्प जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी जनता देख रही है क्या, अगर ये पहली जीत के तौर पर देखें? देखिए, मध्य प्रदेश में एक तीसरे विकल्प की गुंजाइश या तीसरे विकल्प की तलाश हमेशा रही है जी। लेकिन तीसरे विकल्प के नाम पर जो राजनीतिक पार्टियां आईं, उन्होंने रणनीतिक ढंग से उस तरह से अपना ना तो संगठन खड़ा किया और ना चुनाव लड़ा है। बहुत तेज़ी से बसपा उभरी थी। समाजवादी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाकों में काफ़ी वोट अर्जित किए थे, लेकिन उसके बाद दोनों पार्टियों के संगठनों ने, दोनों पार्टी के हाईकमान ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपके मामले में हम लोग देख रहे हैं कि वो बहुत कैलकुलेटेड ढंग से आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में उसने सिंगरौली को ही क्यों चुना, अगर हम इसको देखेंगे तो समझेंगे उसकी रणनीति को। उसने वहाँ पिछला चुनाव भी उसने वहाँ अपने उम्मीदवार उतारे थे, सफलता नहीं मिली थी। इस नगर निगम चुनाव में उसने वहाँ के जो श्रमिक और कर्मचारी वर्ग है उन पर फोकस किया है और दिल्ली में भी इन्हीं के बलबूते पर पार्टी सत्ता में आई है। जहाँ तक संगठन की बात है तो देखिए, कांग्रेस की बात है तो जगह जो तीसरा विकल्प है वो कांग्रेस की ही जगह ले रहा है। हम अगर देश के परिदृश्य को देखें तो जहाँ जहाँ तीसरा विकल्प है वो दूसरे स्थान पर आ रहा है और कांग्रेस को तीसरे पर धकेल रहा है। अगर मध्य प्रदेश में आप आती है तो नुकसान उसका निश्चित रूप से कांग्रेस को होना है। इसलिए कांग्रेस के पास अब एक दोहरी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आपका प्रवेश हो रहा है वो कांग्रेस को खासतौर पर उसको मद्देनजर रखना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस की जो स्थिति है वो कांग्रेस खुश हो सकती है इन परिणामों से, और ये बात सही है कि कांग्रेस के नेतृत्व का जो मसला था, नेतृत्व के जो विवाद थे वो कम हुए हैं। देखिए, कांग्रेस का मॉडल क्या था कि कांग्रेस में क्षेत्रीय नेता हुआ करते थे और वो सब क्षेत्रीय नेता अपने अपने क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होते थे और उनमें वो लगभग सारे लोगों को हाईकमान बराबरी पर रखता था। कोई विंध्य का नेता था, कोई बुंदेलखंड का नेता था, कोई महाकौशल का नेता होता था, कोई मालवा का होता था, और सबको अपने अपने क्षेत्र में सीटें जिताने की जिम्मेदारी होती थी और ये फैसला बाद में होता था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और उसमें भी ये इस बात पर विचार किया जाता था कौन अपने क्षेत्र से ज़्यादा सीटें जिताकर लाया है। और जब से वो क्षेत्रीय नेता अलग हुए हैं, कमलनाथ की चुनौती, ज्योतिरादित्य अभी हाल में गए, राहुल सिंह राज्य के नेतृत्व पर वो लगभग एक कहना चाहिए कि उतनी सक्रिय भूमिका में नहीं रहे, वो अपने क्षेत्र में सिमटे रहे हैं। और जाहिर बात है, ठीक बात भी है, विंध्य में पार्टी ने सफलता अर्जित की है।
तो कमलनाथ के जो नेतृत्व को जो चुनौती थी और जो पार्टी का नेतृत्व को लेकर विवाद था, वो इस चुनाव में खत्म हुआ सा दिखता है जी। वो अच्छी सकारात्मक बात। लेकिन उस कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि उसका संगठन छिन्न भिन्न है। इन परिणामों से एक उसके लिए सकारात्मक बात यह है कि उसके कार्यकर्ता में उत्साह आया है। इस उत्साह का फायदा, इस उत्साह का लाभ विधानसभा चुनाव में मिलना चाहिए। लेकिन संगठन के स्तर पर अब अगले 20-22 महीनों में कमलनाथ उन सारे कार्यकर्ताओं को जो सुषुप्त थे, जो निष्क्रिय थे, जो नेतृत्व और संगठन के अभाव में कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनको कितना सक्रिय कर पाते हैं। तो वो जो मृत प्राय संगठन है उसका कितना इस्तेमाल कर पाते हैं, इस उत्साह को कितना भुना पाते हैं, ये 20-22 महीने के लिए उनकी क्षमता, उनके नेतृत्व के कौशल को देखा जाना है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जो सत्ता संगठन का एक नेतृत्व है, एक पूरा चरणबद्ध तरीके से वो काम करते हैं और ये कहा जाता है कि 12 महीने चुनावी मोड में होते हैं, उसका फायदा तो जरूर मिलता है। लेकिन इन निकाय चुनावों में जो सीट गंवाई है, क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा जो कि 16 के 16 क्लीन स्वीप कर चुकी थी, अब अगर इतने सारे महापौर अगर उनके नहीं आए हैं, कांग्रेस अगर इसको लेकर बहुत उत्साहित नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं चिंतन जरूर करना होगा। लोकेन जी, आपकी बात तो हमने की, लेकिन एक और पार्टी यहां पर नजर आ रही है, ओवैसी की पार्टी AIMIM, जो कि खरगोन दंगों के बाद कहीं ना कहीं चर्चा में आई और 7 कैंडिडेट उतारने के बाद 3 की जीत, कहीं ना कहीं एक वहां पर भी बढ़त उनको मिल रही है और कांग्रेस और बीजेपी को यहां इनके लिए भी सोचना जरूरी हो जाता है। जी, लेकिन जो हमारा क्षेत्र है मैडम, वहां पर उसका कोई ऐसा अभी तक कोई सुनने में नहीं आया है कि हमारे इधर इस इलाके में इस पार्टी ने अपना जोर दिखाया हो। निश्चित रूप से आप पार्टी ने जरूर इसमें कदम रखा है। हमारे जिले में 2-3 पार्षद इसके जीत के आए हैं अलग अलग जगहों पर। जी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिला है। वजह क्या रही अरुण जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्र में तो चुनाव जीता है, लेकिन एक नाम ऐसा भी निकल कर आया जो कहीं ना कहीं एक जनरल कोटे से आती हैं, वार्ड नंबर 2, नाम आपको याद होगा, उपाध्याय जी हैं, तो वो वहां से जीत कर आई। सिलेक्शन जिस तरीके से रहा, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि किस जगह पर किसको सिलेक्ट किया गया है, पार्टी को वहां पर फायदा उस हिसाब से मिल पाया है। निश्चित रूप से एक बड़ा अहम सवाल आज की इस पूरी परिचर्चा में आपने कर दिया है कि कहीं ना कहीं एक लंबा अरसा हो गया है देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय जिसे बोला जाता है और खासतौर पे जो मुस्लिम वर्ग है, वो एक असहजता महसूस जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हैं तो वो करता चला आता है। लेकिन अभी हाल ही में जो केंद्रीय नेतृत्व ने जितने भी निर्णय लिए हैं, तो चाहे सीधे तौर पर उनका कोई ताल्लुकात मुस्लिम को डैमेज करने से हो, ऐसा नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी जो मुस्लिम संप्रदाय है वो कहीं ना कहीं असहजता महसूस कर रहा था। और जो आपने अभी बात करी कि ओवैसी, तो यहाँ बड़ा एक कंट्राडिक्शन है। देखने में ओवैसी जो है विरोधी लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा उन पर वार करते हैं, पर यदि बात की जाए जो उनकी नीतियां हैं तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं। ये कईयों बार आपने और हमने देखा है। तो ऐसी स्थिति में पहला प्रश्न जो आपने पूछा था, मैं उसी पे जा रहा हूं कि जो मुस्लिम संप्रदाय है वो जो सत्ता से चिढ़ा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से चिढ़ा, तो उन्होंने अपना जो मत है वो कांग्रेस भी, चूंकि उस जगह उतना उनका फेवर नहीं कर पाई, कांग्रेस के लोगों को भी जिस घटना की बाद वहां पर विजय लक्ष्मी साधो गई थी, सज्जन वर्मा जी गए थे और अन्य नेता को जिस तरह से अपनी गाड़ियों से वापस बैक टू पवेलियन आना पड़ा था, उस जगह पे उन्होंने एक अपना नया वहां पर जो है एक नया वोट दिया है, नए आदमी को वोट देकर, और ये चेताना चाहा कि यदि हमारी नहीं सुनी जाती, यदि हम परंपरागत कांग्रेस को वोट करते थे और वो भी हमारे को सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर एक तीसरा विकल्प खुला रख सकते हैं। अब बात आती है कि तीसरे विकल्प में आप और नोटा दोनों क्यों नहीं, तो कहीं ना कहीं वही बात आ रही है कि जो असुरक्षा और असहजता की जो भावना थी वो उनमें घर कर गई है और वो अपना एक प्रतिद्वंदी इन लोगों के सामने खड़ा करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं उनको स्टैंड कर सके। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है, अलार्मिंग नोट है ये बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का 7 साल पहले का जो आंकड़ा रहा है जीत का, वो अब कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है। व्यास जी, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो कि लगातार चुनावों के पहले चर्चा में रहा, अप्रत्यक्ष चुनाव और प्रत्यक्ष चुनाव, क्या इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बीजेपी को? खामियाजा तो नहीं बोल सकते, लेकिन बीजेपी ने इसके बारे में ढंग से आकलन नहीं किया।
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हम बात करें तो आकलन में कहीं ना कहीं कमी रही। वही जो मैंने पहले कहा था कि ग्राउंड वर्किंग, ग्राउंड रियलिटी जो है निकाय चुनाव में बीजेपी की तरफ से बहुत ही कमजोर रही। और एक बात और मैं कहूँ कि बीजेपी ने ये सोचा कि हम पिछली बार पूरी क्लीन स्वीप कर चुके हैं, इसलिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के लफड़े में ना पड़ते हुए, उनके प्रश्नों पर ध्यान ना देते हुए ओवर कॉन्फिडेंट होके और कांग्रेस को कमजोर मान के ये चुनाव लड़ा है। हर जगह उन्होंने, मुख्यमंत्री ने सभा करी, मुख्यमंत्री यहाँ चाय पे चर्चा करते हैं भोपाल पे, लेकिन यही चाय की चर्चा वो हर जिले में, हर पंचायत में, हर शहरों में करते तो शायद नतीजे कुछ और होते। बिल्कुल, यही सवाल मैं सर आपके पास भी लेकर जाना चाहूंगी। शिव कुमार जी, आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रणाली से जब चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि होंगे तो 14 सीट मिल सकती है, क्योंकि मुरैना एक ऐसी जगह है, 1-2 सीटें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी के खाते में नहीं जानी थी। लेकिन अब जो डायरेक्ट प्रणाली से चुनाव हुए हैं, जनता ने चुनाव किया है, उसके बाद महापौर सीधे चुन लिए गए, तो क्या लगता है आपको, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, अप्रत्यक्ष चुनाव यदि होता नगर निगमों में महापौर का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आती, क्योंकि अधिकतर नगर निगमों में जो उसके हाथ से खिसके हैं उनमें भी पार्षदों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा है। तो बोर्ड तो उनका बनना तय है, और ये भी हम संभावना देख सकते हैं कि वो जब उनका बोर्ड बनेगा और महापौर विरोधी पार्टी का होगा तो आगे का भविष्य क्या होगा उसकी कल्पना हम कर सकते हैं, किस तरह से निगम चलेंगी। लेकिन जहाँ तक अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष की बात है महापौर पद के चुनाव में जी, तो प्रत्यक्ष चुनाव में तो पर्सनैलिटी काम करती है, व्यक्तित्व काम करता है। आपके पास उस शहर का बड़ा नेता कौन है, इस पर निर्भर करते हैं चुनाव के परिणाम। और भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, प्रकाश जी ने भी जैसा बताया था, और कि चयन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है जी। और इसलिए पार्षद जिताने के बावजूद महापौर पद पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। जैसे ग्वालियर के मामले में हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस की महापौर है वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार से ही है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चयन में और दूसरे उनके चुनाव की रणनीति में जो आंतरिक विग्रह और जो भी कार्यकर्ताओं का काम करने में कार्यकर्ताओं को लगाना था चंबल क्षेत्र के और जबलपुर के, उस तरह से शायद रणनीतिक रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण ये नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकले। एक बात और, मैं अभी चूंकि पहले बात चल रही थी तो मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं एक सूचना। अगर हम चुनाव परिणामों का विश्लेषण करते हैं तो बड़ी चौंकाने वाली है कि 28 से 30 के बीच में ऐसे नगर निकाय हैं जहां नोटा ने बड़ी निर्णायक भूमिका अदा की है। और 28 निकायों में तो जहां तक मैं देख रहा था कि मात्र 1 वोट से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जीती है, और वो 1 वोट नोटा को गया है। अगर वो 1 वोट किसी पार्टी के पक्ष में पड़ता तो शायद पलट बदल सकता था। तो ये सब चीज़ें जो चुनाव में छोटे छोटे फैक्टर्स रहते हैं। अब हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन पर बड़ा संगठन शास्त्र उसने अच्छा विकसित किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें जो हैं उसके संगठन शास्त्र में कुछ और चिंतन और मनन का एक जरूरत को महसूस कराती है। बिल्कुल जी, व्यास सर कुछ कहना चाह रहे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात हम कर रहे हैं। आप देखें, जब प्रत्यक्ष महापौर का इलेक्शन सामने आया तो कांग्रेस ने लगभग अपने सभी विधायकों को इसके दांव पे लगा दिया। ये सर ने जैसे बताया कि बड़ा नाम बड़ा चेहरा, बीजेपी ने इसके उलट विधायकों को महापौर का टिकट नहीं दिया और नया चेहरा सामने खड़ा करा। इसलिए आप देखें, बीजेपी को सीटें महापौर 2-4 का नुकसान हुआ है, लेकिन अधिकतर सीटें जहाँ पे संभावना उनकी टक्कर की थी कांग्रेस साथ में, वहाँ उन्होंने जीत अर्जित करी है। तो ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में ये विधायकों को महापौर की सीट लड़ाना, ये दाव कांग्रेस के लिए फेल्योर रहा, वहीं बीजेपी के लिए फायदे में रहा। बिल्कुल, तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। और ये भी कहा जा सकता है अरुण जी की जिस तरीके से कमलनाथ जी के पास ऑप्शन कम था, लेकिन सटीक उन्होंने आकलन किया कि कहां किसको खड़ा करें और बहुत हद तक उसका फायदा मिला। वहीं बीजेपी कहीं ना कहीं अति उत्साह या फिर जिस तरीके से कहा जाता है कि हाँ हम तो जीत कर ही रहेंगे, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था, चाहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जो बॉडी लैंग्वेज थी लगातार जीत की मुद्रा में थी, लेकिन अब थोड़ा सा
बदलाव जरूर है और इस पर मंथन चिंतन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि 2023 सत्ता का सेमीफाइनल और उसके लिए अब कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में नहीं है, बल्कि जो आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम, तमाम पार्टियां जो आ रही हैं और उनके लिए भी अब सोचना होगा जनता किस पर विश्वास करती है। नोटा का भी यहां पर बहुत बड़ा सहयोग रहा हार और जीत में। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, हमारे साथ व्यास जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेंद्र सर हमारे साथ जुड़े, अरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही हमारे साथ शिव कुमार जी जुड़े, आप सभी वरिष्ठ पत्रकारों का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आकलन और विश्लेषण आपने किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, किसकी जीत किसकी हार, और हार पर रार तो जरूर बरकरार रहेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपने हार से सबक क्या लिया, और इस सबक के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर जो कमी बेशी रह गई है वो आगामी चुनावों में उसका मंथन करने के बाद रिजल्ट मिलेगा। 2023 के चुनावों में अब बीजेपी हो या कांग्रेस किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल वीआईपी न्यूज के इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए हमारे साथ।